नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गाँव सवेरा। आज हम बिहार चुनाव के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संजीव पांडे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 फेज़ में विधानसभा के जो चुनाव हैं बिहार में हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा-सा सर ये समझना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति गोल कैसे हुई है? बिहार बना कैसे? ठीक है कि अभी हम जो 4-5 नाम जो बड़े हैं, उनके बारे में बात करेंगे, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी, मोदी जिस तरह घूम रहे हैं, राहुल, इन सब के बारे में बात होगी। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहार राज्य के तौर पर कब सबसे पहले देखने को मिला? देखिए 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना और बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। जी, और ये दोनों राज्य जो थे कल्चर के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के हिसाब से बंगाल से अलग थे। मेन तो ये था कि कल्चर बंगाल से डिफरेंट था बिहार का, उड़ीसा का भी कल्चर डिफरेंट था। लिंग्विस्टिक की एक प्रॉब्लम थी, भाषाई प्रॉब्लम थी। बिहार में लोग हिंदी बोलते थे, उड़ीसा में उड़िया बोलते थे और बंगाल के जो मुख्य लैंग्वेज था बंगाली था। और एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से या एक जो तनाव बिहारी और बंगालियों के बीच ये था, जो पढ़े लिखे जो तबका था उसमें ये जो बिहार में एक नया जो पढ़ा लिखा तबका था, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से लैस जब हो गया था, तो उनका ये कहना था कि बंगालियों के सामने उनके साथ भेदभाव होता है। और खास करके जो बिहार के जो ऊंची जाति के जो लोग थे, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में आगे आए थे, जिसमें कायस्थ सबसे आगे था खास करके। तो कायस्थ और राजपूत और भूमिहार सबसे ज्यादा कायस्थ ही थे। उनको ये महसूस होता था कि बंगाल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी पोस्टें हैं या तमाम जो हिस्सेदारी है नौकरियों में, चाहे आर्थिक हिस्सेदारी में, जो बंगाली है वो ज़्यादा लेके जाते हैं। तो एक अलग प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन चाहते थे अपने लिए। और उसके बेस पे फिर ये डिमांड सबसे पहले मान के चलिए कि 18वीं 19वीं शताब्दी के मिडिल के जस्ट बाद ये 1870-75 के आसपास सबसे पहले बिहार की तरफ से, बिहार के लोगों की तरफ से डिमांड हुआ था कि हमें एक अलग प्रांत दिया जाए। और उस समय एक उर्दू का अखबार मुंगेर से निकलता था 1877 या 1875 के आसपास, जिसमें उर्दू का एक मैगजीन या अखबार था, जिसमें ये फर्स्ट टाइम कहा गया था कि बंगाल से बिहार को अलग होना चाहिए। फिर 1905 का बंगाल का पार्टीशन हुआ। उसके बाद अलग अलग राज्यों की डिमांड और भी बढ़ने लगी। तो उस पार्टीशन के बाद अगर देखिए तो बिहारियों को, लोगों को बंगाल दो पार्ट में बांटा सकता है, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। पूरा बांग्लादेश जो आप वर्तमान में देख रहे थे उसमें बंगाल में आता था 1905 से पहले। तो आप ये देखिए कि फिर उसमें उड़ीसा भी आता था, बिहार भी आता था। तो एक बिहार के लोगों का यह था कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कलकत्ता से कंट्रोल करना बिहार को संभव नहीं है, तो एक अलग प्रांत बना के पटना उसकी राजधानी बनाई जाए। तो उसके बाद 1912 में एक बिहार प्रांत का उदय हुआ ब्रिटिश राज के अंदर ही। उड़ीसा एक अलग हुआ, एक बिहार अलग हुआ। ये दो राज्य अलग हुए 1912 में। जी। उसके बाद की राजनीति क्या है? मतलब 47 में भारत आज़ाद हो रहा है, तो पहले मुख्यमंत्री के तौर कौन बिहार में देखने को मिल रहे हैं? और एक उसके बाद जो राजनीति डेवलप हो रही है, आज़ादी के बाद बिहार में किस किस्म की राजनीति है वो? देखिए बिहार की पॉलिटिक्स को बिफोर इंडिपेंडेंस समझने की जरूरत पड़ेगी कि बिहार में जब ऑल इंडिया कांग्रेस का गठन हुआ, तो जी, उसमें बिहार के लोगों की भी सक्रियता रही। और हुँ, उसमें जो सबसे पहले जो बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार की तरफ से कांग्रेस में जो सक्रिय लोग हुए, वो पढ़े लिखे जो कायस्थ समाज के लोग थे, जिसमें वकील और हुँ, मास्टर थे। क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समुदाय कायस्थों का माना जाता था, जिनको हम लोग हुँ, इधर माथुर बोलते हैं, श्रीवास्तव बोलते हैं, सिन्हा बोलते हैं, सहाय बोलते हैं। ये बिहार की सबसे पढ़ी लिखी जाति थी। बंगाल में भी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जाति यही थी। बोस जो जाति है, बसु जो है, ये जितने जो है कायस्थ, बंगाली कायस्थ होते हैं। इसी ढंग से उड़ीसा में अगर आपने देखा होगा तो उड़ीसा में जो पटनायक कम्युनिटी है, जिसको हम लोग पटनायक बोलते हैं, ये कायस्थ समाजी है। तो ये बिहार बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ब्रिटिश एजुकेशन का सबसे बड़ा लाभ जो मिला था वो कायस्थ समाज को मिला था, कायस्थ जाति को मिला था। और बिहार के अंदर भी सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर यही कम्युनिटी सक्रिय थी। और बिहार कांग्रेस कमेटी को ये एक तरह से कंट्रोल करते थे जो कायस्थ लोग थे। लेकिन 1920-25 के आसपास दो और जातियों की एंट्री होती है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। उसमें एक भूमिहार और एक राजपूत। और ये दोनों जातियां भी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की लाभार्थी थी, क्योंकि इनके पास पैसा था। जमींदारी सिस्टम में इनके पास अच्छे पैसे थे, तो इनका अच्छा एजुकेशन हुआ था। और कलकत्ता या दिल्ली या बॉम्बे
या जो भी बेस्ट एजुकेशन इनको हर जगह से जमींदारों के बच्चों को मिला था, तो ये लोग भी पढ़ लिख के कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुए। तो ये 1947 तक अगर आप देखेंगे तो बिहार की पॉलिटिक्स जो है, मेन पॉलिटिक्स कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में 3 जातियां डोमिनेंट थी। पिछड़े और दलित जातियों की उसमें कोई हिस्सेदारी बिहार में नहीं थी। इवन कि अगर बिहार की पॉलिटिक्स में लेफ्ट की भी बात करेंगे, आज़ादी से पहले भी वहाँ लेफ्ट मूवमेंट आ गया था, और चूंकि सोशलिस्ट मूवमेंट भी आ गया था, जेपी बिहार से थे, और सोशलिस्ट जो ग्रुप था कांग्रेस का, जो 1930-32 के आसपास आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, और आप इनकी बात करेंगे 3 थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, एक तीसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ। 3 बड़े सोशलिस्ट नेता थे जो विद इन कांग्रेस सोशलिज्म की बात करते थे, तो उसमें एक बिहार के जेपी भी थे। और उसी दौरान 1930 के आसपास बिहार में स्वामी सदानंद ने कम्युनिस्ट मूवमेंट कांग्रेस के साथ रखते हुए, कम्युनिस्टों के साथ रखते हुए नहीं, कांग्रेस के साथ रखते हुए उन्होंने किसान मूवमेंट शुरू किया, और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। 1936 में उसका सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसका भी एक बहुत बड़ा केंद्र बिहार था। लेकिन इस मूवमेंट में भी जो मैक्सिमम जो काश्तकार थे, जो मूवमेंट में जो शामिल हुए जमींदारों के अगेंस्ट, वो अपर कास्ट ही काश्तकार थे, भूमियार थे, राजपूत थे, और मेन रूप से भूमियार काश्तकार इसको डोमिनेट करते थे। तो क्या हुआ कि 1930 के बाद बिहार कांग्रेस की पॉलिटिक्स, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ही थे वहां पे उस समय, ये जो हिंदू महासभा और ये जो तमाम जो दक्षिणपंथी जो ग्रुप था, उनका कोई बेस नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल में थे उस समय। तो ये जो बिहार के अंदर जो ये जो पॉलिटिक्स थी इनकी, वो 3 जातियों में थी, चाहे वो कम्युनिस्ट थे, चाहे वो कांग्रेस थे, ये 3 जातियों तक सीमित थी। और प्रांतीय असेंबली का जब चुनाव 1937 में हुआ, और उस समय प्रधानमंत्री का पद होता था राज्यों में, मुख्यमंत्री का पद नहीं होता था, तो पहले जो बिहार के प्रधानमंत्री बने 1937 में, वो भूमिहार थे, श्री कृष्ण सिंह, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो बने, कांग्रेस की तरफ से बनाए गए। फिर दोबारा 1946 में भी वो प्रधानमंत्री के पद पर वही आए। और कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स में जो टकराव हुआ, वो टकराव हुआ भूमिहार वर्सेज राजपूत, और एक धड़ा कायस्थों का भी था। ब्राह्मण वहां पे बहुत ज्यादा टकराव लेने की स्थिति में नहीं था। डोमिनेंट ये 2 कम्युनिटी सबको आगे पीछे लगा लेती थी, तो कायस्थ और ब्राह्मण इनके आगे पीछे चलते थे बिहार कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। और सामान्य रूप से 2 बंदे का नाम हमेशा 1947 के बाद भी और 1947 से पहले भी आता है। उसमें बिहार की पॉलिटिक्स में एक नाम आता है श्री कृष्ण सिंह का, और एक नाम आता है अनुग्रह नारायण सिंह का। श्री कृष्ण सिंह भूमिहार थे, अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत थे। और 1960-62 तक ये दोनों डोमिनेट करते रहे। 1950, 55, 60 तक ये 2 लोग डोमिनेट करते रहे कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। और आजादी के बाद, चूंकि बिहार जब आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद पहला जो मुख्यमंत्री बने वो भूमिहार ही बने, श्री कृष्ण सिंह, और अनुग्रह नारायण सिंह को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो ये बिहार की पॉलिटिक्स जो थी वो कांग्रेस डोमिनेट करती थी, दूसरी पार्टियां कोई थी नहीं। दूसरी पार्टियां जो आजादी के बाद जो निकली, वो 1960 के दशक में आपको जो नजर आया, जब वो सोशलिस्ट ग्रुप जो था, राम मनोहर लोहिया ने वहां पे सोशलिस्ट पार्टी को एक्टिव किया, और 67 में सोशलिस्ट पार्टी एक मजबूत ग्रुप के रूप में हुई। लेकिन जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत आजादी से पहले बिहार में हो चुकी थी। कांग्रेस के जो प्रांतीय असेंबली में कांग्रेस का मुकाबला नहीं था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के उस समय चुनाव होते थे। उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता था ब्रिटिश राज में, स्थानीय निकायों को कंट्रोल करते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, तो उसमें राजनीतिक दल भाग लेते थे। तो 1937, 36, 35 के आसपास कांग्रेस के अंदर जो अपर कास्ट जो पॉलिटिक्स का जो डोमिनेंस था, जिसमें भूमिहार थे, राजपूत थे, कायस्थ थे, ब्राह्मण थे, तो उसके विरोध में बैकवर्डों का एक फ्रंट बना। वो जो थोड़े से संपन्न बैकवर्ड जातियां थी, वो उन्होंने एक बनाया त्रिवेणी संघ। त्रिवेणी संघ में कोयरी थे, और यादव प्रोमिनेंट थे, और कुर्मी थे। 3 जातियां जो थी, वो इन्होंने कांग्रेस का एक तरह से कई जगह पे विरोध भी किया चुनाव में, अपने कैंडिडेट भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में कई जगह खड़े किए, हालांकि सफल नहीं हो पाए। लेकिन बैकवर्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी थी कि कांग्रेस के अंदर जो है अपर कास्ट का कंट्रोल है, और ये हमारी हिस्सेदारी तय नहीं करते। तो ये पॉलिटिक्स चलती रही। लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स में अगर आप कांग्रेस की भी पॉलिटिक्स देखेंगे, तो अपर कास्ट 1990 तक वहां डोमिनेट करता रहा। अपर कास्ट डोमिनेट करते हुए कांग्रेस की मेजोरिटी सरकार रही। बीच में कुछ समय तक छोटी मोटी और दूसरी सरकारें आई, जनता पार्टी की सरकार आई 77 में, उससे पहले भी 67 में एक बार कांग्रेस को झटका लगा था। तो बिहार एक ऐसा स्टेट था जो बाकी राज्यों से आगे निकला बैकवर्ड लीडरशिप देने में। बिहार ने जैसे सबसे पहले 1960 और 70 के दशक में अगर आप देखिएगा, तो वहां बैकवर्ड सीएम बन गया था।
बैकवर्ड में जी, कुर्मी बीपी सीएम बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। विदेश्वरी प्रसाद मंडल से पहले सतीश प्रसाद सिंह बन गए थे, वो नीतीश कुमार की जी। बिरादरी के थे। बीपी मंडल सतीश प्रसाद सिंह के बाद बने, लेकिन ये बहुत एक छोटा सा अरेंजमेंट था, थोड़े थोड़े दिन रहे। बिहार दलित सीएम देने में भी सबसे आगे रहा। अगर दूसरे राज्य जहां सोच नहीं सकते थे दलित सीएम के लिए, भोला पासवान शास्त्री बन गए थे 1960-70 के दशक में, और एक नहीं दो बार रहे, हालांकि छोटे छोटे समय के लिए रहे। अति पिछड़ा सीएम भी बिहार ने बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे पहले दिया। अगर आप देखें तो 77 में जो जनता पार्टी की सरकार आई तो अति पिछड़ा सीएम कर्पूरी ठाकुर बने। तो मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब पिछड़ों की बात आई तो कांग्रेस अपर कास्ट डोमिनेंस में रही। कांग्रेस ने मेजोरिटी सीएम जो है अपर कास्ट के दिए। पहले चीफ मिनिस्टर जो थे श्री कृष्ण सिंह थे, फिर उसके बाद कुछ राजपूत सीएम आए, फिर ब्राह्मण सीएम आए। इसी ढंग से श्री कृष्ण सिंह के बाद कोई भूमिहार सीएम बिहार का नहीं बना। लॉन्गेस्ट नीतीश कुमार के बाद, अगर नीतीश कुमार सबसे आप कहिएगा कि लॉन्गेस्ट सर्विंग अभी मतलब कि चीफ मिनिस्टर हैं, उससे पहले जो लॉन्गेस्ट जो जिन्होंने सर्व किया बिहार को वो श्री कृष्ण सिंह किया। लेकिन श्री कृष्ण सिंह के बाद सत्ता की कमान जो चली गई वो चली गई ब्राह्मणों के हाथ में। बिहार की राजनीति में ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर ज्यादा किए। बिंदेश्वरी दुबे थे, जगन्नाथ मिश्र थे, तो ये लंबे समय तक जगन्नाथ मिश्र कई बार चीफ मिनिस्टर रहे, बिंदेश्वरी दुबे बने, बीच में राजपूत सीएम भी बनाए गए। और उसका एक कारण ये था कि एक भूमिहारों के खिलाफ सारी जातियां इकट्ठी हो जाती थी। और जेपी जो थे ना, जेपी के लेकर एक बड़ी वो है कि जेपी पूरे देश भर में संपूर्ण क्रांति समाजवादी मूवमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स के जो अगर रियल प्लेयर्स थे तो जेपी थे। वो भी बिहार में 1950 के दशक में कास्ट की राजनीति करने लगे थे और उनको भूमिहार डोमिनेंस से बड़ी नाराजगी थी। अगर भूमिहारों के सबसे ज्यादा प्रबल विरोधी बिहार की राजनीति में श्री कृष्ण सिंह के प्रबल विरोधी थे तो जयप्रकाश नारायण थे। और उन्होंने बाकायदा कई बार वहां पे इस तरह की राजनीति करने की कोशिश करी और उसमें थोड़ा बहुत और जो दूसरे कास्ट नेताओं की भी भूमिका रही। तो वो, लेकिन वो खुले तौर से नहीं थी, लेकिन जेपी की खुले तौर से कई बार राजनीति देखी गई कि वो एंटी भूमिहार पॉलिटिक्स वहां करते रहे। लेकिन 90 के बाद तो टोटल पॉलिटिक्स ही बिहार की बदल गई और 90 के बाद सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स आ गई। अपर कास्ट सीएम संजीव बनने जी, से मैं इसमें आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। इसमें मैं आपसे, जो जेपी के आपने जिक्र किया, जेपी जो मूवमेंट था उसको ये माना था कि बिहार से ही वो शुरू हुआ। उस समय अब्दुल गफूर शायद मुख्यमंत्री होते थे जब जेपी का मूवमेंट शुरू हो रहा है। तो वो क्या था, अब्दुल गफूर के बारे में एक बहुत फोर्ड नारा भी उछाला गया। जेपी को उस सेंस में बहुत सारे कम्युनल उसमें भी देखते हैं कि जेपी ने अब्दुल गफूर गाय खाता है, ऐसा कुछ नारा भी चलाया था। और वो क्या दौर था बिहार के लिए 70s का, जिसमें जो नीतीश, लालू प्रसाद यादव, ये सब जो नाम हम सुन रहे हैं आज के समय, ये उसी जेपी के उसी मूवमेंट से जन्म हो रहा है इनका। वो क्या दौर था? देखिए, जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट की जब बात होती है तो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के 3 से 4 एंगल है। एक तो जेपी का मूवमेंट जो था, संपूर्ण क्रांति का जो मूवमेंट था बिहार में, तो चलिए वो मूवमेंट तो देखा जाए तो बिहार में से पहले गुजरात में थोड़ा सा उसकी झलक दिखी थी। वहाँ छात्र उत्तेजित हो गए थे गुजरात के अंदर जो छात्र थे, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी लपटें बिहार तक पहुंची। और उस समय तक एक जेपी के मूवमेंट को समझने के लिए एक बहुत जरूरी है कि उस समय तक सोशलिस्ट और जनसंघ एक मंच पे नजर आ रहे थे। और यही कारण है कि सोशलिस्टों पे एक सवाल उठता है कि सोशलिस्ट जो है इस देश में कम्युनल फोर्सेस को मजबूत करने में सबसे आगे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि पोस्ट 90 जो पॉलिटिक्स जो पूरे देश में हुई है उसमें भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो बीजेपी अछूत मानी जाती थी पार्टी, उसको सबसे पहले पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी से बाहर सोशलिस्टों ने निकाला, जॉर्ज फर्नांडिस ने निकाला। और जॉर्ज साहब 74 के मूवमेंट में भी थे, अगर आपको याद होगा तो जॉर्ज साहब रेल मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे, मजदूर यूनियन के। तो जेपी के मूवमेंट में बहुत तमाम सवाल हैं। देखिए मूवमेंट खड़ा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और उससे पहले जेपी के कार्यकर्ताओं और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बिहार में कई जगह झड़पें भी हुई थी। सीपीआई के कैडर के बीच और जेपी के कैडर के बीच झड़पें हुई थी। तमाम कारण उसके बताए जाते हैं, अलग अलग कारण हैं। लेकिन अब जेपी के मूवमेंट पे अलग अलग सवाल आज भी उठ रहे हैं। देखिए मूवमेंट तेज था, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत आई, लेकिन वो मूवमेंट राष्ट्रव्यापी ही बन गया था। बिहार से शुरुआत जरूर हुई थी, जिसमें लालू प्रसाद थे, नीतीश कुमार थे, रामविलास पासवान थे, रविशंकर प्रसाद थे, सुशील मोदी थे। और दिलचस्प बात था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सुशील मोदी और क्या कहा जाता है रविशंकर प्रसाद, और ये सोशलिस्ट नीतीश कुमार और ये क्या कहा जाता है लालू प्रसाद यादव, जो ये सारे थे इकट्ठे थे, एक फ्रंट पे थे।
गोविंदाचार्य उस मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे बिहार में, अगर देखा जाए तो एक मेन सूत्रधार माना जाता है गोविंदाचार्य को। अगर बिहार के किसी पुराने राजनेता से बात करेंगे तो 74 के मूवमेंट में एक बहुत बड़े सूत्रधारों में गोविंदाचार्य का नाम आता है। अगर किसी से, क्योंकि वो पर्दे के पीछे एक बहुत खिलाड़ी गोविंदाचार्य थे जो मूवमेंट को वो कर रहे थे। इसी ढंग से एक पत्रकार है, अभी वर्तमान में भी है, राम बहादुर राय, वो जेपी के बहुत नजदीकी थे और राम बहादुर राय भी उस मूवमेंट में बहुत बिहार के अंदर सक्रिय थे। तो पीछे से बताया जाता था कि राम बहादुर राय, गोविंदाचार्य सारे उस मूवमेंट में बहुत स्ट्रांग थे। तो कहीं ना कहीं राइट विंग जो एक ग्रुप है भारत के अंदर और सोशलिस्ट ग्रुप का एक गठजोड़ था उस मूवमेंट को, अगर नए तरीके से अगर रिसर्च किया जाए तो। और उसमें कांग्रेस को हटना पड़ा और कांग्रेस को वहां से पतन शुरू हुआ बिहार के अंदर। हालांकि 80 में दोबारा आ गई पार्टी कांग्रेस फिर पावर में। और जेपी के मूवमेंट पे तमाम सवाल अभी भी अब फिर उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस की इमरजेंसी के खिलाफ जो एक मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें किस तरह के फोर्सेस थे, क्या वो नेशनलाइजेशन जो देश के अंदर हुआ था उससे जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर या व्यापारी सेक्टर जो था वो दुखी था बैंकिंग के नेशनलाइजेशन से, राजाओं के जो सुविधाएं समाप्त की थी इंदिरा गांधी ने, उससे क्या राजा लोग भी नाराज थे और क्या राजाओं की भी फंडिंग थी इंदिरा गांधी के खिलाफ जो जेपी ने मूवमेंट शुरू किया। और एक थर्ड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि 71 में जो बांग्लादेश की जो आजाद हुई और ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से जब अलग हुआ और इंदिरा गांधी ने जो अमेरिका को आंख दिखाई थी, तो ये भी है कि अमेरिकन फंडिंग भी इस तरह के लीडरों को थी जो इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। तो बिहार के मूवमेंट को अगर उस प्रोस्पेक्ट में समझेंगे तो वहां पे तो जमीन पे आरएसएस के लोग और सोशलिस्ट लोग इकट्ठे थे और एक आम मूवमेंट शुरू हुआ। और गफूर उफूर तो देखिए इस तरह के जब मूवमेंट शुरू होते हैं तो ये बड़े छोटे छोटे तात्कालिक कारण के बन जाते हैं कि गफूर साहब क्या थे, वो क्या थे। जब लार्जर कोई बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाए, उसमें लार्जर प्लेयर्स अगर आ जाए, बड़े कुछ इशूज हो, तो उस इशू में फिर तमाम चीजों को आपको जो है छोटे मोटे तात्कालिक कारण बन जाते हैं, लेकिन उसके लार्जर कारण 100 साल बाद पता चलेगा, कोई रिसर्च होगा कि देखा जाए इमरजेंसी को रीलीड किया जाए। क्योंकि अभी देखिए इमरजेंसी के लेकर कांग्रेस डिफेंसिव हमेशा रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ऑफेंसिव थी और उनको ये समझ में आ गया कि अगर हम ऑफेंसिव होकर अगर जेपी के पे भी सवाल उठाएंगे, जिस ढंग से कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने जेपी के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया था, मोरारजी देसाई की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया था कि उनको अमेरिका से फंडिंग होती थी। तो ये सारा जो एक प्रयोग है वो बिहार से शुरू हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी इस पे एक रिसर्च होना चाहिए कि जमीन पे कम्युनिस्टों से, मैं जिस इलाके से हूँ बोधगया से मैं हूँ, और बोधगया के महंत के जमींदारी के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा था। और मूवमेंट जब चल रहा था तो था कि जमींदारी उन्मूलन को मूवमेंट चल रहा था, उनके पास हजारों एकड़ लैंड थी जिसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मूवमेंट चल रहा था। और इमरजेंसी के दौरान ही कम्युनिस्ट पार्टी और ये संघर्षवाणी के जो लोग थे, जो जेपी के लोग चेले थे, उनके अंदर जबरदस्त संघर्ष हुआ, मारपीट होता रहा, कई लोग घायल हो गए, लाठियां चली। तो ये जमीन पे कम्युनिस्टों और जेपी के चेलों के बीच भी झगड़ा हो रहा था, जेपी के शिष्यों के बीच भी झगड़ा हो रहा था। तो ये मतलब कि इस पे मतलब कि दोबारा एक रिसर्च करने की जरूरत है कि उस मूवमेंट को अलग अलग एंगल से देखने की जरूरत है। क्योंकि जॉर्ज साहब का जो रेल स्ट्राइक हुआ था, एक सवाल ये भी उठता है कि जॉर्ज साहब ने रेल स्ट्राइक तो कर दिया था, तो रेल स्ट्राइक से क्या एक सवाल ये उठ रहा है कि कंट्री के जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट का जो पेस बना हुआ था, एक जो मतलब कि एक मूवमेंट जो बना हुआ था कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, जो पब्लिक सेक्टर जिस ढंग से पंडित नेहरू ने एक बेस रखा था और इंदिरा गांधी जिस ढंग से उसको डेवलप किए जा रही थी, तो बहुत सारे पश्चिमी ताकतें उससे नाराज थी। और रेलवे स्ट्राइक का मतलब है कि जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उसको सबॉटेज करना, मीन्स की सप्लाई को काट देना, आउटपुट वहां से निकलने नहीं देना, उनके इनपुट को रोकना। तो आप देखिए कि अगर रेल स्ट्राइक हुआ हो और उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो उस दौरान जो नुकसान पहुंचा हो, अगर उसका नए सिरे से स्टडी होगा तो एक नई चीजें आएगी कि जॉर्ज साहब को किसने इशारा किया था कि आप स्ट्राइक कर दो रेलवे का, और उससे बोकारो और झारखंड के अंदर, जो वर्तमान झारखंड है उस समय तो बिहार था, फिर ये मध्य प्रदेश के अंदर जो भिलाई था, जितने भी रेलवे से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रियल जो आपके सेक्टर्स थे उसको क्या सबॉटेज हुआ, ये भी एक नया अब डिस्कशन हो रहा है। ये भी देखना चाहिए, उस एंगल से भी देखना चाहिए, प्योर इमोशंस में नहीं बनना चाहिए कि इमरजेंसी के खिलाफ मूवमेंट था तो इंदिरा गांधी के सिर्फ तानाशाही के खिलाफ ही मूवमेंट था। हो सकता है कि इंदिरा गांधी के तानाशाही के बहाने कंट्री के डेवलपमेंट को भी सबॉटेज करने की कोशिश बहुत सारी ताकतों ने की।
संजीव, इसमें मेरे को बस ये जानना है कि ठीक है, इसमें तमाम थियरियां हैं, अभी रिसर्च का विषय, आगे रिसर्च होंगी तब पता चलेगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आज के समय बड़े नाम है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, और आपने सुशील मोदी का जिक्र किया, आपने रविशंकर का जिक्र किया, इनका बैकग्राउंड क्या था? ये जो नौजवान उस समय आपको दिखे कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में, उसके बाद जेपी के साथ सड़कों पे, ये कहाँ से आए थे और क्या इनका बैकग्राउंड था, और कैसे फिर इन लोगों ने 70 के मतलब अगर कहें तो इमरजेंसी के बाद इन लोगों ने कैसे ग्रो किया बिहार की पॉलिटिक्स में? क्योंकि जैसे 80 के बाद तो दोबारा देख रहे हैं कि कांग्रेस के हत्थे बिहार की पॉलिटिक्स चढ़ जा रही है, तो ये नौजवान फिर जो अगले 10 साल इनके होने वाले हैं 80 के दशक के, उसमें ये सब क्या कर रहे हैं? देखिए, सुशील मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे और गोविंद जी के नजदीक थे, काफी नजदीक थे, गोविंद जी के नजदीक रहे। और उनका अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल मेंटर जो है, और जो भी पॉलिटिकल जो उनको उनकी ग्रूमिंग जो हुई है, वो गोविंदाचार्य के शागिर्दी में हुई है। और रविशंकर प्रसाद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के साथ संबंधित था। उनके पिताजी बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, अगर आप माने तो। उनका नाम था ठाकुर प्रसाद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले थे। बहुत साल पहले वो पटना जाके चले गए थे। पटना में उनकी फैमिली बस गई थी, और पढ़े लिखे जो कायस्थ समाज जो होता है उससे वो बिलोंग करते थे। तो वो उनका सीधा का सीधा जो रिलेशन था एक अच्छे परिवार से और जनसंघ से जुड़ा हुआ परिवार से संबंध था। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के थे। लालू प्रसाद यादव जो थे वो गोपालगंज से आए थे। उनके जो भाई थे वहीं पे वेटनरी कॉलेज में चौथे दर्जे के एक कर्मचारी थे। और लालू प्रसाद जो थे वो बिहार में एक सोशलिस्ट लीडर हुए हैं। पीछे उनकी डेथ हो गई नरेंद्र कुमार सिंह के बेटे भी सुजीत कुमार सिंह जो है बिहार में मंत्री भी हैं। सुमित कुमार सिंह या सुजीत कुमार सिंह मंत्री भी हैं। तो नरेंद्र सिंह के पिता भी उस समय बहुत पावरफुल एक सोशलिस्ट नेता होते थे। तो लालू प्रसाद यादव नरेंद्र सिंह जी के साथ ही रहते थे दिन भर, और उस मूवमेंट में साथ में रहते थे। मतलब नरेंद्र सिंह जो थे, एक तरह से देखा जाए तो लालू प्रसाद ने पूरी राजनीति के बहुत कुछ नरेंद्र सिंह के फैमिली से सीखा है, नरेंद्र सिंह के फादर से सीखा है। नीतीश कुमार भी उसी समय इंजीनियरिंग कर रहे थे, और ये सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे। ये भी हम्बल बैकग्राउंड के थे। नीतीश कुमार के पिताजी वैद्य थे। पटना के साथ ही छोटा सा कस्बा है बख्तियारपुर, 20 किलोमीटर दूर है। बख्तियार खिलजी के नाम पर उस शहर का नाम पड़ा है बख्तियारपुर। जब नालंदा में कहा जाता है कि नालंदा में जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया, फिर थोड़ी देर के लिए उसका सेना वना वहां बैठी थी, तो इसलिए उसका बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर किया जाता है। पटना से मात्र 20-30 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसे तो नीतीश नालंदा के रहने वाले हैं, लेकिन इनके पिताजी वहाँ बख्तियारपुर आ गए थे, वो वैद्य थे। और नीतीश कुमार हम्बल बैकग्राउंड से वो भी थे। ये कुर्मी जाति से थे और उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे। लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो ये सब जो थे, ये इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था नीतीश कुमार या उनका। लेकिन बाकियों का अगर देखा जाए तो वो एक मतलब कि जो आरएसएस और एबीवीपी के साथ जुड़े हुए एक बहुत ही तरीके से उनकी ग्रुप। तो उस मूवमेंट में रामविलास पासवान बहुत हम्बल बैकग्राउंड के थे। वो भी 77 में चुनाव जीत के आए थे पार्लियामेंट के। तो जो ये जेपी के मूवमेंट की एक बड़ी खासियत थी कि जेपी के मूवमेंट ने बिहार को कुछ पिछड़े और दलित नेता भी दिए। हालांकि बाद में उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पे खरा नहीं उतरा, चाहे वो पिछड़े हों चाहे दलित हों। जब वो ऊपर के पदों पे पहुंचे तो पिछड़े और दलित का कितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। पॉलिटिकल हिस्सेदारी तो मिली, लेकिन उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ, उनकी आर्थिक हिस्सेदारी समाज में और रिसोर्स में कितना हुआ, ये एक रिसर्च का विषय है जो अभी चल रहा है। लेकिन 90 के बाद इन्हीं का युग था जिनकी आप बात कर रहे हो, और वो युग आज भी चल रहा है। चाहे रामविलास जी का लिगेसी आगे चल रहा है, उनका बेटा चिराग जी है, नीतीश कुमार खुद ही है, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव आगे उस लेगेसी को बढ़ा रहे हैं। सुशील मोदी के पीछे अभी डेथ हुई है, उनका बेटा भी पॉलिटिक्स में आएगा कि नहीं आएगा ये स्पष्ट नहीं है। रविशंकर जी आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीति से उन्होंने संन्यास नहीं लिया। अच्छा, इसमें मुझे जो जानना है कि 80 के दशक में लालू यादव ने ऐसी क्या गोटियां फिट करी कि वो 90 के दशक में बतौर मुख्यमंत्री वो बिहार की सीट पर और काबिज होते हैं, और एक पहले पिछड़े मुख्यमंत्री जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हो। इनसे पहले हालांकि बीपी मंडल और कर्पूरी ठाकुर बहुत सारे लोग रहे, इवन दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान भी रहे। तो बतौर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जो 90 में ताजपोशी होती है, उससे पहले का 80 के दशक में वो क्या गोटियां फिट कर रहे हैं और क्या ये लोग गेम घुमा रहे हैं?
देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ कि बिहार में अगर मैं गलत ना हूँ तो 3 दलित सीएम हो चुके हैं, रामसुंदर दास, भोला पासवान शास्त्री और जीतनराम मांझी। 3 दलित सीएम को तो मतलब कि आप देख ही सकते हो, बड़ा अल्पकाल रहा है, बहुत लंबे टेन्योर के लिए नहीं रहे। लालू प्रसाद यादव की राजनीति का में जो उभार हुआ है वो बाय डिफॉल्ट हुआ है, इस चीज को आप मान के चलिए। और वो 2 बड़े राजनेताओं की लड़ाई में लालू प्रसाद यादव की लॉटरी खुली थी, अगर देखा जाए तो। और 89 में जब बीपी सिंह की सरकार केंद्र में बनी और बिहार में उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस हार गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के सीएम थे जब कांग्रेस सत्ता से बाहर लास्ट टाइम हारी, बाहर गई। तो उस समय बीपी सिंह कतई नहीं चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव सीएम बने, और बीपी सिंह के नेचुरल कैंडिडेट थे, वो थे राम सुंदर दास। और राम सुंदर दास, चूंकि बीपी सिंह और चंद्रशेखर में सत्ता संघर्ष दिल्ली में चल रहा था, बिहार उसके केंद्र में था सत्ता संघर्ष में, यूपी और बिहार दोनों राज्यों में। यूपी में भी बीपी सिंह चाहते थे कि अजीत सिंह सीएम बने, अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह को नहीं चाहते थे। मुलायम सिंह से उनकी नाराजगी थी, क्या नाराजगी थी, क्या कारण थे, ये कुछ अंदर के लोग बता सकते हैं। लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह वो लालू और मुलायम के खिलाफ थे, और दोनों जगह वो एक जगह दलित सीएम और एक जगह जाट सीएम बनाने की बातचीत चल रही थी। लेकिन दोनों जगह चंद्रशेखर ने गोटियां फेंकी, और चंद्रशेखर ने ऐसी गोटी फेंकी कि दोनों जगह बीपी सिंह को अल्टीमेट पीछे हटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह सीएम हो ही गए, लेकिन जहां तक बिहार की बात आई ना, जब तो बिहार की बात आई तो बिहार में वोटिंग हो गया। क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव को पीछे से हवा दी गई कि आप भी कैंडिडेट बने रहिए। बीपी सिंह लालू के लिए तैयार नहीं थे, पहले लालू प्रसाद यादव का नाम रखा गया। वोटिंग में रामसुंदर दास का पलड़ा भारी था। रामसुंदर दास 77 में भी कर्पूरी ठाकुर के बाद थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए सीएम रह चुके थे। तो जब वोटिंग होने लगी तो चंद्रशेखर ने बहुत चालाकी से एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो अगर वो खड़ा ना होता तो वो शायद वोट रामसुंदर दास को जाता। मात्र वोटिंग में 5 या 7 वोटों का अंतर है विधायकों का। पूरी डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम जब लालू यादव सीएम बने थे, तो ऐसे फैसला नहीं हुआ था कांग्रेस की तरह। उसमें रामसुंदर दास शायद 3 या 4-5 वोट से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 5 या 6 वोटों से पीछे रह गए लालू प्रसाद यादव से। लेकिन लालू यादव जीते इसलिए कि रघुनाथ झा 14 या 15 वोट ले गए, जिसमें मुख्यतः राजपूत बिरादरी के वोटर थे जो चंद्रशेखर के प्रभाव वाले थे। अगर रघुनाथ झा नहीं खड़े होते तो राजपूत बिरादरी लालू यादव को वोट देने के बजाय बीपी सिंह के कहने पे, या मतलब ये दिखाने के लिए कि यादव और राजपूतों के बीच वहां टसल रहा है, तो रामसुंदर दास को ही वोट देते, रामसुंदर दास को वोट देते। लेकिन वो जैसे ही 15 वोट वो काट के ले गए, उसी में लालू प्रसाद यादव जो है चुनाव जीत गए। तो ये लालू प्रसाद यादव का एक सीएम के रूप में चयन था। और लालू यादव, ठीक है कि लालू यादव एक बड़े नेता थे, लेकिन उनके पैरेलल रामविलास सिंह पासवान भी वहां पे एक बड़े नेता थे, एज ए दलित नेता। रामसुंदर दास जगजीवन राम की बिरादरी के थे। जगजीवन राम चूंकि बिहार में एक बड़े दलित नेता देश भर के हुए थे, तो जगजीवन राम की बिरादरी के जो दूसरे बड़े नेता थे जो एंटी कांग्रेस कैंप में थे, वो रामसुंदर दास थे। बाद में वो जनता दल यूनाइटेड से सांसद भी रहे, अभी हाल तक रहे, पीछे उनकी डेथ हो गई लगता है रामसुंदर दास जी की। तो वो जो थे उस लेगेसी में एक बड़े नेता थे, बड़ा नाम था। लालू यादव उनके सामने कहीं टिकते नहीं थे। लेकिन वहां पे चंद्रशेखर जी ने एक ऐसा गुणागणित लगाया कि उस गुणागणित में लालू प्रसाद यादव की जीत हो गई, और लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बन गए। वहीं से लालू यादव का अपना किस्मत का ताला बढ़िया खुल गया, और उसके बाद 2005 तक वो और उनकी पत्नी बिहार पे राज करते रहे। ये लालू यादव की कहानी है। उसके बाद जो लालू प्रसाद यादव ने जो पॉलिटिक्स करी वहां पे बिहार के अंदर, जो है उस पे उसके पक्ष भी है, उसके विपक्ष भी है, अलग अलग उसके हैं। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि वो करिश्मेटिक लीडर तो हैं, मतलब उनके नाम की वोटें भी हैं तो उनके खिलाफ की वोटें भी हैं, वो तो है। तो उस करिश्मा को आप कैसे देखेंगे, उस करिश्मा को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे लालू यादव की, अगर मैं आपको 2-3 चीजें आपसे जानना चाहूंगा। लालू यादव के साथ चस्पा हुआ है पिछड़ों के भले करने का, दलितों की भले करने का टैग। उनके ऊपर एक टैग चस्पा है करिश्माई नेता का, उनके ऊपर एक टैग चस्पा है जंगल राज का। तो ये 3 टैग, अगर आपको तीनों टैग्स के ऊपर बोलना हो तो आप कैसे उनके 15 साल के कार्यकाल को कैसे देखेंगे? देखिए, तीनों टैग और में सेकुलर नेता, चौथा टैग और बता देता हूँ, सेकुलर नेता जिन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा को रोका। देखिए, जो चारों टैग में जो सबसे पहले जो उनकी जो मजबूती बनी, वो बनी
कि जब राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने रथ रोक लिया। तो वहाँ पे वो पार्टी के अंदर लेकर और देश भर में जो एंटी बीजेपी फोर्सेस में उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चेहरा सामने आया कि ये कर सकते हैं, कॉमनवेल्थ फोर्सेस को रोक सकते हैं। और दूसरा, उसी समय उन्होंने सोशल जस्टिस मंडल कमीशन जो कि बीपीसी ने लागू कर दिया था, तो उसके वो चैंपियन बन गए बिहार के अंदर। तो ये दो फैक्टर्स पे उन्होंने मुस्लिम को एक तो बिहार में इंटैक्ट कर लिया एल.के. आडवाणी के रथ को रोककर, और सोशल जस्टिस के नाम पे पिछड़ों और दलितों को उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन थर्ड, उन्होंने एक और गेम खेला, पिछड़े और दलितों के और ऊंची जातियों के बीच एक बहुत तीखा संघर्ष जो शुरू हुआ, उसको उन्होंने हवा भी दी, जिसका बाद में उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि 5 सालों बाद सच्चाई वहां ये होने लगी कि पिछड़ों और दलितों के नाम पे जो सामाजिक न्याय के एक मुख्यमंत्री बने थे, उसमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस सिर्फ एक जाति को मिली, वो थे यादव। और बाकी पिछड़े और दलित जातियां धीरे 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 उनका मोह भंग होने लगा। जैसे नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए, वो भी पिछड़ी जाति के थे, उन्होंने समता पार्टी बना ली। तो एक बैकवर्डों में मैसेज गया कि कुर्मी और कोयरी, लव और कुश इसको बिहार में बोलते हैं, ये दोनों को हिस्सेदारी नहीं मिली। गांवों में जो दबंगई अपर ऊंची जातियों का था, वो दबंगई यादवों के शुरू हुआ। तो यादवों की जब दबंगई शुरू हुई तो उसके शिकार अति पिछड़े होने लगे, अति पिछड़े होने लगे, दलित भी होने लगे। तो उसी दौरान आपने देखा कि रामविलास ने भी इनसे दूरी बना ली, पासवान की। सोशल जस्टिस इनका 6ठे साल 7वें साल में सोशल जस्टिस का जो इनका जो एक पूरा का पूरा जो नारा था वो फुस होने लगा था, क्योंकि इनके ही पार्टी के अंदर जो दलित लीडरशिप, बैकवर्ड लीडरशिप इनसे टूटने लगे थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीतीश कुमार टूट गए, रामविलास टूट गए। धीरे धीरे नीतीश ने भी एक नया फॉर्मूला, नीतीश की जमीनी नॉलेज बहुत अच्छी थी। नीतीश खुद एक दबंग जाति से आते हैं, बेशक वो बिहार में 3-4% ही हो, लेकिन इकोनॉमिकली सबसे बैकवर्डों में संपन्न जाति हमारे यहाँ कुर्मी मानी जाती है। इकोनॉमिकली, एजुकेशनली सबसे एडवांस जाति मानी जाती है। इनके IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत होते हैं। तो इन्होंने एक नया एंटी यादव फ्रंट बना लिया। नाराज ऊंची जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को, दलितों का फ्रंट बनाया। बीजेपी के साथ एक कॉम्बिनेशन डेवलप किया, क्योंकि बीजेपी के साथ कॉम्बिनेशन डेवलप किया जो कांग्रेस को छोड़कर ऊंची जातियां बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगी थी। जब इनको लग गया कि कांग्रेस उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ऊंची जातियों को, तो वो उन्होंने अपना हिंदुत्व की तरफ जाना पसंद किया। बिहार में ट्रेडिशनली 1990 तक बीजेपी को वो अपर ऊंची जातियां मुंह नहीं लगाती थी। अगर पूरा परफॉर्मेंस बिहार में देख लें तो बिहार में नॉर्थ बिहार उस समय ज्वाइंट 2000 में झारखंड बना, उससे पहले अगर आप देख लें तो पूरा जो बिहार है, उस पूरे बिहार में बीजेपी की सफलता जानते हैं आप, विश्वास नहीं करेंगे। नॉर्थ बिहार, सेंट्रल बिहार में मिलती ही नहीं थी, जहां पे अपर कास्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस था। बीजेपी को सफलता मिलती थी साउथ बिहार, जो वर्तमान झारखंड है, जहां पे ट्राइबल सीटों पे बीजेपी जीतती थी। जनजातीय इलाकों में जो आरएसएस का काम था, उसके बेस पे भारतीय जनता पार्टी को वहां सीटें मिलती थी। और वहां पे मेन टकराव जो होता था भारतीय जनता पार्टी वर्सेज जेएमएम होता था। उस समय भी यूनाइटेड बिहार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी जनसंघ था। तो वो जो लड़ाई होती थी, वहां पे ये आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, ये सब गौण हो जाते थे। वहां पे लड़ाई बीजेपी वर्सेस झारखंड मुक्ति मोर्चा होता था। तो बीजेपी का जो बिहार में मेन काम जो था 1990 से पहले तक, अगर आप करें झारखंड बनने से पहले तक, तो वो बीजेपी का काम साउथ बिहार में था। और बीजेपी कभी भी अपर कास्ट की पसंद नहीं रही। जब कांग्रेस का टोटली लगा कि कांग्रेस अब आ नहीं सकती है और लालू यादव जा नहीं सकते हैं, लालू यादव को हटाया कैसे जाए, इस पूरे खेल में फिर बीजेपी के साथ अपर कास्ट लाइन होना शुरू हो गया। और उसमें नीतीश कुमार के साथ एक कॉम्बिनेशन बना, और उस कॉम्बिनेशन का आप रिजल्ट देखिए कि 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बन गई। तो लालू यादव के अगर आप बात करेंगे तो सेकुलरिज्म का जो एक चैंपियन थे, वो आज भी है। वो इसलिए आज भी है कि आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी से हाथ न मिलाने वाले जो 2-3 नेता हैं उसमें से एक हैं। नायडू साहब भी चले गए, स्टालिन साहब भी बीजेपी के साथ रहे होंगे, अगर आपको याद होगा 1999 से 2004 के बीच डीएमके बीजेपी की सरकार के साथ थी। जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक अंदर खाते बीजेपी के साथ रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, दो ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। नहीं तो जनता दल का एक फैक्शन आपके हरियाणा में चौटाला साहब का भी था, देवीलाल साहब का, वो भी भाजपा के साथ चले गए। अजीत सिंह भी बीजेपी के साथ चले गए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता दल का एक ग्रुप था। ये सिर्फ 2 यादव नेता ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी के साथ अलाइनमेंट नहीं किया।
इवन कि बीएसपी ने भी बीजेपी के साथ अलाइनमेंट करी है। तो सेकुलरिज्म का अगर चैंपियन मानेंगे तो अभी भी मानिए कि लालू प्रसाद यादव चैंपियन है, लेकिन सोशल जस्टिस के चैंपियन नहीं, क्योंकि उनसे नाराज अति पिछड़े बीजेपी के खाते में जा रहे हैं, उनसे नाराज अति पिछड़े नीतीश कुमार के खाते में चले गए, उनसे नाराज दलित जो है रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ है, उनसे नाराज दलित जीतन राम मांझी के साथ है। मीन्स कि उन्होंने अपनी अपनी जाति का नेता चुन लिया। उन्होंने कहा कि आपके सोशल जस्टिस पे हमें विश्वास नहीं है, हमें अपनी जाति के नेता पे विश्वास है। तो पासवान बिरादरी चिराग के साथ है, रामविलास के साथ थे, अब चिराग पासवान जी के साथ है, पहले रामविलास जी के साथ थे, उसके बाद जीतन राम मांझी के साथ मांझी वोट चला गया, मुसहर वोट चला गया। बिहार में जो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी दलितों में जो है वो रविदास है, जाटो समाज जिसको आप लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बोलते हैं, वो 6% है। वो अभी भी अगर सेकुलरिज्म के पक्ष में कोई जाति खड़ा है तो वो खड़ा है, बेशक वो बसपा को वोट कर दे, बीजेपी को वोट आज भी नहीं करता। बीजेपी का अगर स्ट्रॉन्ग दलितों में कोई विरोधी आज की डेट में है तो रविदास कम्युनिटी है। दूसरा, लालू यादव की बिरादरी के बारे में एक चीज आपको समझना होगा, लालू यादव की बिरादरी शुरू से एंटी कांग्रेस रही है। आजादी से पहले मैंने त्रिवेणी सिंह की बात करी थी आपसे, आजादी के बाद भी कांग्रेस के साथ नहीं आए, सोशलिस्ट के साथ रहे। सोशलिस्ट के बाद ये 1980 के दशक में अगर जेपी और लालू प्रसाद इधर गए तो 1980 के बाद बहुत समय तक जब इनको लगा, 1980 से 90 का जो टाइम था उसमें एक बहुत वहां पे क्या कह सकते हैं उसको, पॉलिटिक्स में कांग्रेस का फिर वो हो गया था और विरोधी दल बहुत वीक नजर आ रहा था। तो उस समय ये लोक दल के साथ चले गए, जो चरण सिंह वाला गुट था, और तो लोक दल के साथ चले गए। इन्होंने कांग्रेस को उस समय भी एक्सेप्ट यादवों ने नहीं किया। दूसरा एक चीज और देखिएगा, पॉलिटिकली यादव कांग्रेस का विरोधी रहा, पॉलिटिकली यादव भाजपा का भी विरोधी है, लेकिन पॉलिटिकल हिंदुइज्म की अगर आप बात करेंगे तो यादव कभी भी पॉलिटिकल हिंदुइज्म में विश्वास नहीं रखता। लेकिन रिलीजियस हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा बिहार के अंदर कोई कम्युनिटी विश्वास करती है, कोई जाति विश्वास करती है तो यादव समाज है। मुसलमानों के खिलाफ जितने भी बिहार में बड़े वायलेंस हुए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जो एक्टिव जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं हिंदुओं की तरफ से वो यादव रहते हैं। भागलपुर के दंगा के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो थे यादव थे। तो आप इस जाति की विशेषता आप देखिएगा कि ये पॉलिटिकल हिंदुइज्म में कभी भी विश्वास नहीं करती, रिलीजियस हिंदुइज्म में विश्वास करती है। और वोट देने के टाइम आएगा तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, बिहार में ये लालू प्रसाद यादव को फिलहाल छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन की बात आएगी तो महीने में 10 व्रत ये जरूर रखते हैं हिंदू धर्म से संबंधित इस जाति के लोग। इतना हिंदुत्व का व्यक्तिगत जीवन में पोषक ना ऊंची जाति के लोग मैंने देखा है, ना दूसरी पिछड़ी जातियों को देखा है, ना दलित जातियों को देखा है। तो ये यादवों की एक बड़ी विशेषता है बिहार में। अच्छा, इसके बाद मतलब जैसे लालू यादव जेल में जाते हैं, राबड़ी बनती है और राबड़ी के बाद फिर नीतीश का दौर शुरू होता है। तो वो हालांकि बीच में सिर्फ 7-8 दिन के लिए नीतीश कुमार सन 2000 में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन चीजें सस्टेन हुई और इधर वाजपेयी और सारा जो चक्कर चला उसमें वो भी मांझे गए। तो वो क्या सिनेरियो था? नहीं देखिए, उस समय नीतीश को बहुमत सिद्ध करने का मौका जबरदस्ती दिया गया था, बहुमत था नहीं उनके साथ। विनोद पांडे गवर्नर थे उस समय बिहार के और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो उनको मौका दिया गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। बहुमत लालू प्रसाद यादव के ही साथ था। लेकिन वो होता है कि जैसे अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कर लेती है, महाराष्ट्र में कर लिया था, जैसे रातों रात सुबह 4 बजे शपथ ग्रहण हो गया था महाराष्ट्र में, तो उसी ढंग से उस समय भी थोड़ा सा प्रयोग हुआ था। लेकिन अटल जी थोड़े से लोकलाज में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने लगा कि ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, तो नीतीश कुमार ने पहले ही रिजाइन कर दिया। तो वो परिस्थितियां बदली और वो परिस्थितियां फिर जाके 2005 में 5 साल इनको इंतजार करना पड़ा। और उस इंतजार के बाद फिर ऐसा हुआ कि बिहार में लालू प्रसाद यादव उसे सबक नहीं सीख पाए। उनको ये लालू प्रसाद यादव की 2-3 पॉलिटिकल मिस्टेक था, वो ये नहीं इस मौके को समझ पाए कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। वो इस चीज को नहीं समझ पाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नीतीश कुमार और जॉर्ज साहब उससे अलाइन हो चुके हैं। वो ये नहीं समझ पाए कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो अपर कास्ट एलिट का है, और वो उनको चारा घोटाले में उनको कन्विक्ट भी करा देगा, और वो कन्विक्ट हो भी गए लालू प्रसाद यादव। तो ये सब बहुत सारे मिस्टेक्स लालू यादव के साथ हुआ। और पावर में रहते हुए चूंकि बंदा इतना अंधा हो जाता है, उसकी समझ पता नहीं कहाँ चली जाती है, कि उस चीज को मैनेज नहीं कर पाता, और उसका खामियाजा 2005 में उन्होंने भुगता और ऐसा भुगता उसके बाद
उसके बाद नीतीश कुमार ने ऐसा सोशल अलाइनमेंट, इतना खतरनाक सोशल अलाइनमेंट स्टेट के अंदर कर दिया कि लालू प्रसाद यादव अकेले रह गए। और अकेले रहने की हालत अब ये है कि आज 2025 में अगर चुनाव हो रहा है और 2025 के चुनाव में अगर बहुमत नहीं उनके साथ अगर आता है, अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि बहुमत नहीं आएगा, कांटे की टक्कर है, लेकिन नहीं आता है तो एक चीज मानिए कि लालू प्रसाद यादव को मेजर झटका मुसलमानों की तरफ से लगेगा। मुसलमान जो 18% उनको एन ब्लॉक बिना किसी इंटरेस्ट के, सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए, सेकुलरिज्म स्टेट के अंदर बचा रहे, बीजेपी और नीतीश का अलाइनमेंट है, उस लिए सिर्फ वोट कर रहा है। अगर वो फिर मजबूरी में कोई और रास्ता तलाशेगा और उसके पास एक रास्ता ये है कि कांग्रेस की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये लालू प्रसाद यादव के लिए एक मेजर चैलेंज है कि अब उनके पास सिर्फ MY समीकरण है, उनके साथ दलित नहीं है मेजोरिटी, उनके साथ अति पिछड़ा नहीं है और उनके साथ अपर कास्ट नहीं है। लेकिन चूंकि अभी कुछ उनके बेटे ने उस परसेप्शन को बदलने की कोशिश करी है, जो 1990 और 2000 के बीच जंगल राज का जो परसेप्शन था उसको उन्होंने बदलने की उनके बेटे ने कोशिश करी है। तमाम जातियों को पार्टिसिपेंट बनाने की कोशिश करी है, उनको टिकटें भी दी है। कहीं ये नहीं आरोप लग रहा है कि उन्होंने ऊंची जातियों को इग्नोर किया, उन्होंने दलितों को इग्नोर किया, उन्होंने बैकवर्डों को, अति पिछड़ों को इग्नोर किया। टिकट बांटने में इस बार बहुत ही समझदारी दिखाई है लालू प्रसाद यादव के बेटे ने। और दूसरा, लालू प्रसाद यादव के बेटे जो है अब डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो इन सारी बातों से, और बिहार में पिछले 25 साल में निश्चित रूप से हर जाति के अंदर एक थकान सा है, और जो कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट और बेटी जात के एक बिहार में बहुत पुराना नारा है, तो उस थकान से वो कितना संभाल पाएंगे, इस पे एक चैलेंज है। क्योंकि जो नए लड़के आए हैं, जो 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उन्होंने जंगल राज देखा भी नहीं है। तो जंगल राज अगर नहीं देखा है तो उनको तो मेन उनके लिए इशू है एजुकेशन, मेन इशू है रोजगार, और मेन इशू है क्या कहा जाता है कि एक अच्छा माहौल। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन पिछले 3-4 सालों में खराब हुई है। दूसरा, बिहार में भ्रष्टाचार बहुत चरम पे है इस समय। कोई भी काम आप बिना पैसा दिए नहीं करवा सकते। स्टेट की हालत बहुत ही खराब है करप्शन के लेवल पे, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन है। और बेसिकली लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार का पहला 10 साल अच्छा था, लेकिन जो अब नीतीश कुमार को पूरा का पूरा जो है ब्यूरोक्रेट के हवाले है, नीतीश कुमार सरकार ब्यूरोक्रेसी के हवाले है, और ब्यूरोक्रेसी सरकार को चला रही है, और ब्यूरोक्रेट बिहार के सबसे ज्यादा करप्ट होने की संज्ञा दी जा रही है। उनको, उन पे तमाम आरोप लगा रहे हैं। 1-2 ब्यूरोक्रेट अरेस्ट भी हुए हैं बड़े बड़े घोटालों में। तो ये जो स्थिति आई है, तो उससे एक यूथ में फ्रस्ट्रेशन है, अगर, और हर जाति की यूथ में फ्रस्ट्रेशन है। आप ये नहीं कह सकते, हो सकता है कि हर जाति के 10% यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेशन में तेजस्वी के साथ जाए, फ्रस्ट्रेशन में प्रशांत किशोर के जो कुछ नए नारे हैं उसके साथ जाए। क्योंकि बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत बदतर है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं बिहार में, हायर एजुकेशन टोटली बदतर हो चुका है। पटना यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटियों की हालत खराब है, और लोग दिल्ली पढ़ने आते हैं। दिल्ली में हर आदमी के पढ़ने की आर्थिक स्थिति है नहीं। संजीव जी, कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं जो नीतीश कुमार का जो 2005 में चुनाव जीत के है वहां से शुरू करके और 2025 तक का जो ये है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप डाल दीजिए। और उसमें तेजस्वी यादव के साथ भी सरकार बना ली, बीजेपी के साथ भी बना ली, और 9 बार उन्होंने शपथ भी ले ली, क्या 10वीं बार भी लेंगे? तो इस पे कर दीजिए। हमारी जो संजीव पांडे जी के साथ जो बातचीत रहेगी 3 एपिसोड में रहेगी। पहला एपिसोड है, इसमें हमने बिहार की जो राजनीति है उसकी इतिहास, भारत हम कह सकते हैं कि बिहार बनने के बाद का राजनीतिक इतिहास 40 मिनट में कवर करने की कोशिश की है। तो सर इस पे और कर दीजिए, और जो उससे अगला जो हमारा इनके साथ इंटरव्यू रहेगा उसमें हम मौके पे बिहार की राजनीति में चुनाव में क्या हो रहा है उसके बारे में समझने की कोशिश करें। हाँ, देखिए 2005 में जब नीतीश आए की सरकार बनी तो बहुत उम्मीद थी, और उम्मीद पे वो खरे भी उतरे। पहले 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बिहार की सड़कों की हालत बहुत बदतर थी, सड़कों को उन्होंने ठीक किया। लॉ एंड ऑर्डर बहुत जो एकदम ही वर्स्ट पोजीशन में था उसको खत्म किया। जो साउथ बिहार का इलाका, जो अभी जो साउथ बिहार है, झारखंड बनने के बाद जो बचा हुआ साउथ बिहार है, पटना से नीचे वाला इलाका, नक्सल प्रभावित एरिया था, उसको ठीक किया। रूरल एरिया में आप रात में भी जा सकते हैं, पटना से शहर में भी आप रात में 2 बजे तक घूम सकते हैं। पहले डकैती, लूट, छीन छोड़ होता था, ये इसमें कोई वो नहीं था। पिछले पहला 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया, अगले 5 साल भी उनका परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं था। बीच में जब उनका लालू यादव समझौता हुआ, वो बहुत ही छोटा सा पीरियड था, 2-2.5 साल का पीरियड था, फिर तो वापस ही इधर आ गए। उसके बाद बिहार में भ्रष्टाचार
का बोलबाला हो गया। दफ्तरों में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से, अगर आप मान के चलेंगे कि 2015 से 2025 का जो कार्यकाल है नीतीश कुमार का सबसे वर्स्ट कार्यकाल है। लॉ एंड ऑर्डर डिटेरियोरेट हुआ है, करप्शन चरम पे है। आप जमीन के ट्रांसफर कराना है फैमिली में भी तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको थाने में पैसे देने पड़ेंगे हर काम के लिए। पुलिस बेलगाम है वहां पे। आप पिछले 3-4 दिनों में देखिए वीडियो किस ढंग से वहां पे आ रहा है। चलते सड़क पे जांच करने का जिम्मा है पुलिस को, पुलिस कॉलर पकड़ के खींच रही है किसी से कार के। अरे भाई, अगर आपने कार की जांच ही करनी है तो आप, एक तरीका होता है, आप उससे तमीज से बात करने। भाई बहन बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में, थानेदार जाके गाली गलौज कर रहा है कटिहार में, परसों उनको सस्पेंड किया जब वीडियो वायरल हुआ। तो पुलिस का जो सबसे बड़ा रोल वहां पे नेगेटिव हो चुका है। और सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार का फेल्योर है शराबबंदी, क्योंकि एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में बन गई। लगभग 15,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने का 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और पैरेलल प्राइवेट एक रेवेन्यू कलेक्शन का 15,000 करोड़ का ट्रेड शुरू हो गया, जिसमें सत्ता के लोग, विपक्ष के लोग, ऑफिसर सारे हैं, क्योंकि चारों तरफ से शराब की सप्लाई है। बंगाल में भी शराब खुला है, बंगाल का बॉर्डर से आता है, झारखंड से भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है, और तो और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से भी ट्रक के ट्रक जाते हैं डेली। और जो शराब पहले 600 में मिलता था वो 1500 में मिलता है। नकली शराब भी मिल रहा है, लोग देसी शराब पी के मर रहे हैं। और रेवेन्यू के नाम पे सरकार के खजाने का 15,000 करोड़ का चूना लग गया। नियर अबाउट 10 से 15,000 करोड़ रुपए बिहार में आराम से रेवेन्यू आता आज की डेट में, अगर शराब खुलाता। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि बिहार के टूरिज्म सेक्टर शराबबंदी के कारण नष्ट हो गया। शराबबंदी के कारण बिहार में जो शादियां होती थी, पटना में बोधगया एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पे बहुत शादियां होती थी। गर्मी का पूरा सीजन जो था, शादियों में सारे होटल बुक होते थे। थर्ड, जो बिहार के अंदर कहीं कॉर्पोरेट मीटिंग क्या होता था, तो कॉर्पोरेट कंपनियों की मीटिंग बिहार अगर में होता था तो पटना और बोधगया में होता था। वो सारा टूरिज्म तबाह हो गया। वो कहते हैं कि शराबबंदी है तो शादी करने के लिए लोग बनारस जाते हैं, शादी करने के लिए लोग रांची जाते हैं, शादी करने के लिए लोग कलकत्ता चले जाते हैं। और इसी ढंग से कॉर्पोरेट सेक्टर की मीटिंग मैक्सिमम बनारस या रांची में, ईस्टर्न इंडिया के जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई अगर मीटिंग करनी हो तो रांची और बनारस या कलकत्ता लोग चले जाते हैं। तो बिहार को वो रेवेन्यू का एक बहुत जो है, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म का जो एक नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। अब नीतीश कुमार के एडवाइजर कौन है, किस तरह से लोग सलाह दे रहे हैं। दूसरा जो है कि उनके आसपास जो एक टीम है करप्शन का, वो सारा, जैसे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पहला कार्यकाल 5 साल का हम लोग याद करते हैं कि इतना सड़क का डेवलपमेंट हुआ। हम लोगों ने खुद देखा, हमारे इलाकों में गांव-गांव तक सड़कें पहुंची। अब ये 2015 के बाद जो पुल बन रहे हैं वो 1 महीने में ध्वस्त हो जा रहा है, 3 महीने में ध्वस्त हो जा रहा है, और 7 या 8 पुल ध्वस्त हो गए। 500 हजार करोड़ के जो पुल थे वो गिर गए, बनते बनते कहीं गिर गया, कुछ बनने के बाद गिर गया। इसका मतलब कि क्वालिटी ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत गिरा, और उसमें बड़े पैमाने पे कहते हैं कि अधिकारियों ने पैसे बनाए। इसी मामले में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर अभी जेल में है, वो भी ईडी की कार्रवाई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्रवाई हुई है, और उस फाइल में कई आईएएस अफसरों के नाम है जिन्होंने हजार करोड़ की प्रॉपर्टियां बिहार में बनाई। अब वो चूंकि गठबंधन की सरकार है इसलिए वो बचे हुए हैं। अगर वो गठबंधन की सरकार नहीं होती तो शायद वो आईएएस अफसर अब तक नप जाते। तो वो बचाव इसलिए है कि नीतीश कुमार गठबंधन में है। लेकिन वो सारे जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो सब मुख्यमंत्री के आसपास के कहते हैं चहेते अधिकारी माने जाते हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार का कार्यकाल सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार का पहला 10 साल और अगला 10 साल का कोई कंपेयर नहीं है। इवन कि अगर आप इनके कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे तो रोते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आ गई है, हम ब्लॉक में जाके काम नहीं करवा सकते। ब्लॉक में अगर कुछ हम सर्कल ऑफिसर से कुछ बोलेंगे, हमारे यहाँ जो सबसे पावरफुल पोस्ट होता है ब्लॉक में, वो सीओ का होता है, सर्कल ऑफिसर होता है। जैसे आपके यहाँ तहसीलदार का होता है, जमीन उमीन का हरियाणा में जो तहसीलदार देखता है, तो हमारे यहाँ जमीन का काम सर्कल ऑफिसर देखता है। तो सर्कल ऑफिसर ही है कि किसके जमीन चढ़ाना है, किसको उतारना है। अगर सर्कल ऑफिसर के पास अगर आपने थोड़ी सी ऊंची आवाज में अगर आपने कोई बात कर दी तो हो सकता है आप पे मुकदमा भी दर्ज हो जाए। थाने के भी यही हालत है। तो ये सारी स्थितियों में नीतीश कुमार का ये डाउनफॉल है। फिर उसी ढंग से प्रशांत किशोर ने जिस ढंग से फाइलों को खोला है भ्रष्टाचार को लेकर, 4 नेताओं पर उन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगाए जो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के उसमें भी है, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं,
रहे हैं, अभी भी शायद हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन पे बहुत गंभीर आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने, विद प्रूफ लगाए। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी नेता है, उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा प्रूफ के साथ बोले कि 200 करोड़ रुपए की इनके पास प्रॉपर्टी है। इसी ढंग से वो जो उनके जो बिहार प्रदेश सम्राट भाजपा चौधरी। अध्यक्ष हैं जायसवाल, सम्राट चौधरी की डिग्री और तमाम चीजों पर आरोप लगाए। तो मैं समझता हूं कि गवर्नेंस के मुद्दे पे नीतीश कुमार इस समय अब जीरो हो चुके हैं, और ये काम जो कांग्रेस को करना चाहिए था, आरजेडी को करना चाहिए था, वो प्रशांत किशोर ने किया। और प्रशांत किशोर ने स्टेट में डिस्कोर्स को थोड़ा बदला, करप्शन को लेकर भी डिस्कोर्स को थोड़ा सा मेन उसमें लाया। जाति और कास्ट की पॉलिटिक्स हो रही थी, उसको भ्रष्टाचार में प्रशांत किशोर लेके गए। चाहते तो ये तेजस्वी यादव भी लेके जा सकते थे, क्योंकि तेजस्वी यादव तो सरकार में रही है, उनको पता ही है किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है। लेकिन चलिए, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, कांग्रेस पार्टी की भी अपनी मजबूरियां रही होगी, तेजस्वी यादव की भी अपनी मजबूरियां होंगी। प्रशांत किशोर चूंकि अभी सत्ता में रहे नहीं है, तो उनके पास अभी कोई ऐसी मजबूरी नहीं होगी, तो खुल के बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये डिस्कोर्स बदला है। नीतीश कुमार का जो पिछला 5 साल का कार्यकाल है, वो भ्रष्टाचार को लेकर एक बहुत ही सारा रिकॉर्ड तोड़ने का जो एक आरोप लग रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई दिखती है, मेरा ये मानना है। तो ये नीतीश कुमार का ये कार्यकाल है, इसको आप बहुत अच्छा नहीं मान सकते। जिस ढंग से छात्र को लाठीचार्ज हो रहा है, जिस ढंग से स्कूल बंद हुए हैं बिहार में बहुत ज्यादा, बिहार के अंदर, और फिर उसके बाद क्या कहा जाता है, कॉलेजेस की हालत बहुत खराब है, यूनिवर्सिटियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिर अगर एक चीज और भी देखिएगा ना, तो पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो जो भी काम आपको दिख रहा है बिहार के अंदर, बड़े काम दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं इनके जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए थे। जैसे मेरा शहर है, मेरे शहर में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना बोध गया में। पहले से ऑलरेडी एक 300 एकड़ में राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी, वो भी कांग्रेस की ही देन है, 1960 के दशक में बनाया गया था। और उसके बाद 10 किलोमीटर पे साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, बहुत बड़ा 250-300 एकड़ लैंड में वो भी बना रहे हैं, वो भी मनमोहन सिंह के टाइम में कपिल सिब्बल ने इनिशिएट करवाया था। फिर नॉर्थ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में बनवाया। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो राजगीर में, आप जिसका नाम बहुत सुनते होंगे, वो मनमोहन सिंह ने बहुत जोर लगा के उसको शुरू करवाया था। तो मैं समझता हूं कि जो भी नीतीश के कार्यकाल में अगर एजुकेशन में थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा दिखा, वो केंद्र सरकार का एक योगदान था, मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट का योगदान था। और 14 के बाद तो फिर बिहार में मैं नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ भी जो आप लगातार आप एम्स का देख रहे हैं उद्घाटन, और ये सारी चीजें, ये सब मनमोहन सिंह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसको अब पूरा किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे अगर पिछला 10 साल देखेंगे, तो बिहार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहा है, और बिहार का इस पे खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और माइग्रेशन जो आप देख रहे हैं, पलायन जो देख रहे हैं बिहार से सबसे ज्यादा जो है, उसका एक कारण ये भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, एक जो हम लोग जो बात कर रहे थे, जब बिहार की पॉलिटिक्स से बात कर रहे थे, तो याद रखिए कि 1950 से 70 के दशक में बिहार में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर बहुत एक्टिव हुआ। उस समय झारखंड इकट्ठा था, तो अगर आप देखिएगा तो बोकारो स्टील सिटी, रांची और सिंदरी खाद कारखाना, जमशेदपुर का डेवलपमेंट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे टाटा के साथ करवाया गया। ये नेहरू जी का एक बहुत अच्छा विजन था। फिर उसके बाद देखिए कि श्री कृष्ण सिंह ने एक इनिशिएटिव करके बरौनी में सबसे बड़ा तेल कारखाना लगवाया, जो आज नेपाल को जो सारा तेल सप्लाई जा रहा है, नेपाल को जो आप तेल बेचते हैं, वो बरौनी में उसका शोधन होता है। और मान के चलिए कि वहां पे बरौनी तेल शोधक कारखाने से नियर अबाउट 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है आसपास के 3 से 4 जिलों में। ये भी नेहरू जी का और श्री कृष्ण सिंह का योगदान था। जूट और शुगर, 1950 से 70 के दशक तक जूट शुगर इंडस्ट्री में बिहार में बहुत काम हुआ था, और कोऑपरेटिव शुगर मिल, सरकारी शुगर मिल, और जूट का कारोबार, जूट की इंडस्ट्रीज का, ये काफी ज्यादा काम हुआ था। जो 1990 के बाद अगर आप कंपेयर करेंगे और अब कंपेयर करेंगे, तो उस दिशा में कोई काम नहीं है। और यही कारण है कि लाखों लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। जो बिहार में एक फंडामेंटल नेहरू ने तैयार कर दिया था, उसको मेंटेन नहीं किया इन्होंने, और वो मेंटेन नहीं करने का खामियाजा है कि आज कम से कम बिहार के करोड़ों आबादी जो है, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद में आप देखिए कि मलिन बस्तियों में जिस ढंग से वो रखते हैं, अगर वो फंडामेंटल को अगर स्ट्रांग रखते हैं, उसको मेंटेन कर लिए होते, तो हम समझते नहीं थे कि बिहार के लोगों को। लेकिन बिहार में अभी तो डिस्कोर्स ही पॉलिटिक्स का बदला हुआ है, इस पर कोई बात ही नहीं करता, पब्लिक सेक्टर पे कोई बात ही नहीं होता। मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर झारखंड के पास चला गया, वहां भी झारखंड में भी कुछ अलग तरह की सिचुएशन बनी हुई है इस समय। तो बिहार के पास कुछ बचा नहीं, एक दो पब्लिक सेक्टर बचे थे, वो बरौनी बचा हुआ है, और कुछ शुगर मिल वो चालू करने की लगातार बात होती है, वो नहीं हो रहा है, जूट मिल सारे बंद हो गए।
तो ये सब बिहार के लिए अब नया तरीके से एक सिर्फ मखाना इंडस्ट्री की बात हो रही है, लेकिन बिहार के पोटेंशियल, अगर आप बिहार के लैंड की बात करेंगे, बिहार की फर्टिलिटी की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, तो जो कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर, हालांकि उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि उसमें फिर कॉर्पोरेट सेक्टर भी घुसता है, लगातार जो एक बहुत बड़ा वर्ग देश में कैपिटल के बेस पे जो एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहता है, तो वो, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा एक मतलब कि वहाँ पे है कि किसानों को मॉडर्नाइज करें, पंजाब की तरह, जो पंजाब हरियाणा की तरह मॉडर्नाइज करें। अगर उसको वहाँ पे अभी नॉर्मल लोग खेती करते हैं, 5 एकड़ वाला जो बिहार का मालिक है वो पंजाब और हरियाणा में मजदूरी कर रहा होता है। अगर आप सर्वे कर लेंगे, आप जिस जिले के हैं उसी जिले में चले जाइएगा, किसी बिहार के मजदूर से पूछिएगा कि तेरे गांव में कितना जमीन है, तो बोलेगा 6 एकड़ जमीन है, लेकिन उससे उसका प्रोडक्शन क्या है वो आपको बता देगा। प्रोडक्शन के नाम पर उसको 10 से 15 या 20 हजार रुपया साल भर में आता है। तो ये एक परिस्थिति बिहार की है जिसपे पिछले 20 सालों में किसी लीडरशिप ने नहीं सोचा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार। जी, शुक्रिया संजीव जी। और आपने आज जो पूरा आज़ादी से पहले से लेकर जब से बिहार बना है और अब तक का जो सफ़र है बिहार की राजनीति का, वो रखा। अगली बार जब हम बातचीत करेंगे तो हम बिहार के चुनाव में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर आखिरी जो तीसरा पड़ाव होगा वो हम बिहार से कुछ युवा रिपोर्टर जो इस समय कवर कर रहे हैं उनको भी लेंगे, और उस समय हम जब बात करेंगे वो बिहार की सीटों के इलाके के जो पर्टिकुलर वहां पर कौन जीत के आ रहा है, क्या किसकी हवा है, वो सब उस सब की भी बात होगी। शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आपको ये बातचीत कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।